जैसा कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं एंड अब आपका हम इस वीडियो में कवर करेंगे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे, क्योंकि पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे आपके उनसे जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो सारे कवर करवा दिए थे। सो आई होप आपने उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। सो ये आपको क्वेश्चन ज़रूर से कंप्लीट करके जाना है एंड एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स कवर करवाए हैं काफ़ी सारे। सो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आपके फिजिक्स के पहले अध्याय से। कह रहा है कि विद्युत, ठीक है, कह रहा है कि केंद्रक, केंद्रक यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं, तो प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे धन आवेश होता है। तो ये चीज़ क्लियर करके रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है तो कौन सा, धन आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन कण होता है एक, ठीक है। सो न्यूट्रॉन उदासीन कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, क्या आवेश होता है, उस पर जरूर से बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हम आवेश को देखते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आवेश क्या है, पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म जिसके कारण यह विद्युत व चुंबकीय बल आरोपित का अनुभव कर सकता है, वो आवेश या चार्ज कहलाता है। आवेश क्या है, परमाणु का मूल कण होता है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इससे देख लो ध्यान से। आवेश क्या है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों ना हाईलाइटेड कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि समान आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं या डेड 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 डेस करते हैं, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके रखना, ठीक है। अगर समान होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी प्रतिकर्षित। असमान होंगे तो आकर्षित, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इसकी परिभाषा कर सकते हो, किसी भी आवेश के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश द्वारा आरोपित, मतलब सीधी बात है, आवेश के आसपास का क्षेत्र जहाँ तक आवेश का प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉन और आवेश की गणना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये चीज़ पॉइंट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर करके रखें, ठीक है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, ठीक है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं एक कूलम आवेश में। और यहाँ पे सूत्र आप याद रख सकते हो यहाँ पे आवेश का, इस तरीके से है ना, क्यू क्यू कूलम हो जाएगा हमारा, और क्यू इज इक्वल टू, जो कि कुल आवेश यहाँ पे क्यू दिया गया, एन ई, एन हमारे यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो सकते हैं, और ई हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का। आगे देखें तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में आपको देखो इतना परिभाषा याद रखनी, विद्युत परिपथ क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को, बंद पथ की एक एक ऐसा मतलब परिपथ होता है ना, ऐसा पथ जो कि विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप कि विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनके सिंबल्स वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम विद्युत धारा की ओर बढ़ें सीधे। सो परिभाषा कह रही है कि आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ये चीज़ इतनी याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, तो आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। और इसका विद्युत धारा का सूत्र होता है आपका आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, एम्पियर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, इसको बिल्कुल से याद कर लो, है ना। तो ये चीज़ याद करके रखना। नेक्स्ट है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकंड, ठीक है, कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक एम्पियर क्या है इसकी परिभाषित कीजिए। तो जब परिपथ में एक कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो ये एक कूलम 1 एम्पियर कहलाता है, मतलब, है ना। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे कि परिपथ में एक कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा 1 एम्पियर। एमीटर, एमीटर क्या है, एमीटर से क्वेश्चन बनता है। इसका उपयोग धारा के मान की गणना के लिए किया जाता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें याद रखेंगे एमीटर में, ठीक है। धारा की दिशा,
तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में यहाँ पे धारा की दिशा होती है, मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे उसके विपरीत बिल्कुल यहाँ पे क्या जा रही है, धारा जा रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला है विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, तो विभव और विभवांतर में अंतर अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से मैं कह रहा हूँ याद कर लेना। अनंत से किसी बिंदु पर एकांक आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। अनंत से आप क्या किसी बिंदु पर एकांक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हो वो आपका विभव हो जाता है, और उस एकांक आवेश पर जहाँ तक कि आप क्या कर रहे हो, जहाँ से आप क्या जहाँ से आप विद्युत विभव को ले आए थे, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हो विभवांतर का। ठीक है, ये रहेगा कार्य बटे आवेश होता है, और वोल्ट मीटर को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। वोल्ट मीटर मापने के लिए यहाँ पे होता है ना, विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है ना। विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है ना। सो ये चीज़ याद रखें, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अधिक होता है, और इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग समांतर क्रम संयोजन में किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। ओम का नियम भैया, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, सो किसी चालक तार की भौतिक स्थितियाँ जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, है ना, समान रहने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल से इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, वी समानुपाती आई आर, ये आपका हो जाएगा, इसको याद रखने का है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लो अच्छी तरीके से। ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, जो कि कहलाता है, भाई क्वेश्चन बहुत बार आया है इसका। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये होता है ओम। ठीक है, इस तरीके से इसको दर्शाते हैं ओम को, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, रोध, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रवाहित धारा जो है उसका विरोध करने वाला गुण ही चालक का प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को डिटेल में समझाइए। सो चालक की लंबाई है ना, उसके समानुपाती, तो ये इसका कारक हो सकता है। चालक की प्रकृति हो सकती है पदार्थ की, या उसका तापमान वगैरह हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। सो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये चीज़ याद रखते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या था हमारा, ओम था। ठीक है, ओम था। प्रतिरोधकता का क्या है, तो ये हमारा ओम मीटर है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से होता है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, और पार्श्व क्रम संयोजन में तो ये आपका 1/, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1/P। ठीक है, इक्वल टू 1/R1। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आप क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हो। सूत्र वैसे इसका कम आता है, लेकिन मात्रक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है भैया, वॉट होता है। ठीक है, वॉट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर बात करें हम ऊर्जा के मात्रक की, तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, और इसको किलोवाट घंटा जिसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और जूल का तापीय नियम, उत्पन्न ऊष्मा धारा की वर्ग प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है, यही जूल का तापीय नियम कहता है, तो ये चीज़ आप याद करके रखेंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हो अगला अध्याय आपका दिया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो इससे आपको करना क्या होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है भैया, ये चीज़ें पढ़नी होंगी, है ना। मेनली चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दी गई, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। ठीक है, तो चीज़ याद रखेंगे। और इसकी रेखाओं के गुण, ये तो 2 नंबर में पक्के कह लो कि आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण और अंदर दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे बहती हैं। 2 रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, है ना, तो ये बहुत बड़ा इसमें अंतर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना।
ऑस्टेट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सो धारावाही चालक के पास रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है जो दर्शाता है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये ऑस्टेट का प्रयोग था एक, जो कि उसके अंतर्गत बुक में दिया गया है। ये एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं जिन्हें आप पढ़ पढ़ करके अपने ऑब्जेक्टिव हमेशा सही कर सकते हो। मैक्सवेल का दक्षिण अंगुष्ठ नियम आप याद कर सकते हो। यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैक्सवेल का नियम कहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये चीज़ याद करके रखना। और चुंबकीय रेखाओं के गुण हो गए और चुंबकीय क्षेत्र हो गया क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके रखना, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके रखना, जिसमें बल, अंगूठा हमारा बल को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा को बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद करके रखेंगे। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल से मैं कह रहा हूँ इसका क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लो। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में डीसी एसी करंट में अंतर, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ किस प्रकार से होता है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि होता है यहाँ पे विद्युन्मय तार हो सकता है, उदासीन भू संपर्क तार हो सकता है, ठीक है। तो इनका उपयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लघुपतन क्या है, अतिभारण क्या है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कि जब लाल और काला तार सीधे संपर्क में आ जाए तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। और एक ही सर्किट से बहुत सारे उपकरण जोड़ने पर ओवरलोडिंग हो सकती है, सो अतिभारण हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। फ्यूज से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सुरक्षा युक्ति जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ये हमारे जो उपकरण होते हैं, ठीक है, विद्युत उपकरण, इनको क्या है, सुरक्षा देने का काम करता है फ्यूज़, है ना। इस तरीके से तार के रूप में लगा होता है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होता है और ये काम करता है ऐसे, जो हमें सुरक्षा करता है हमारी, है ना, यूनिट्स की। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका अध्याय है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रकाश का परावर्तन से ही बनेगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ठीक है। प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से टकरा करके वापस चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन, उसी माध्यम में चला गया, सो रिफ्लेक्ट हो गया वो, ठीक है। सो परावर्तन के नियम कौन कौन सी हैं, ये 2 नियम है भैया, ये 2 याद कर लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। देखो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो आपतन आई किरण और गई किरण, ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा, इनका जो कोण है इन दोनों का, ये हमेशा बराबर होगा इनका कोण, ठीक है। और आपतित किरण है परावर्तित किरण, ठीक है। देखो आपतित किरण ये हो गई और परावर्तित जो ये गई किरण, ठीक है। और अभिलंब एक ही तल में स्थित होती हैं, तो अभिलंब एक ही तल में स्थित होती हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया, ये एक ही तल में होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है। गोलीय दर्पण क्या है भैया, गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल और अवतल दर्पण आते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर भरा हुआ होता है, जिसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके रखेंगे, अपसारी अभिसारी दोनों, ठीक है। और दर्पण सूत्र क्या है हमारा, ठीक है, दर्पण सूत्र से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं, वही परावर्तन तो देख लिया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है और विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जो कि यहाँ पे प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे, है ना, मतलब सरल सघन से आपके विरल माध्यम में जाने पर हो सकता है चेंज हो सकता है, धारा की दिशा बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी उसकी, है ना, प्रकाश की। तो ये यहाँ पे अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे स्नेल का नियम आपको रेडी कर लेना है, ठीक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, स्नेल का नियम जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब लेंस के सूत्र की बात करें तो लेंस का जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, ठीक है, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है ये, ठीक है, तो याद रखेंगे। और लेंस का सूत्र यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। लेंस और दर्पण सूत्र दोनों याद करके रखना भाई, दोनों याद करके रखना, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका लेंस सूत्र, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करके रखो। अगला चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सो इससे आपको आई का बिल्कुल से डायग्राम रेडी कर लेना है, ठीक है। आँख का डायग्राम बिल्कुल से रेडी कर लोगे भाई, है ना। कौन कौन से पार्ट उसमें होते हैं, ये आपका रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया होगा, पुतली हो गया, लेंस वगैरह हो गया, सारा बिल्कुल डायग्राम पूरा रेडी कर लो, ठीक है।
समंजन क्षमता की परिभाषा लिखिए। समंजन क्षमता क्या है, क्वेश्चन आता है। तो लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं, ये पढ़ लेना। दृष्टि दोष, तो आपके में 3 दृष्टि दोष दिए गए हैं आपकी बुक में, निकट, दूर और आपका जरा दृष्टि दोष, ठीक है। सो पहले तो निकट को याद रखो, पास का तो दिखेगा इसमें लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का तो दिखता है, ठीक है, जो दोष है वहाँ का दिखेगा भाई क्लियरली, ठीक है। आपके में लिखा है अगर क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है, कहाँ का, तो यार निकट है तो निकट का तो दिखेगा, ठीक है, जो दोष का नाम लिखा है वहाँ का दिखेगा, सीधी बात इतनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो निकट दृष्टि दोष का आप अगर बात करें उपाय की, निवारण की, जो कि मायोपिया होता है, तो ये होता है आपका अवतल लेंस से आप इसको क्या कर सकते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करके, और इससे आप यहाँ पे बचाव कर सकते हैं, इससे आप इसका निवारण कर सकते हैं। और दूर दृष्टि दोष से तो ये उत्तल लेंस, ठीक है, इसके लिए तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, बढ़ती उम्र के कारण, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो मतलब नेचुरल टाइप कह सकते हैं उसको, कि जो होता है एक्चुअल में, है ना, ये सबके साथ होता है बढ़ती उम्र के साथ साथ, ठीक है। इसके लिए वाई फोकल जो लेंस होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, निकट, दूर और जरा। नेक्स्ट है प्रिज्म के विक्षेपण से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना, लाल रंग का विचलन, सबसे कम बैगनी का सबसे अधिक होना, ठीक है। तो देखो प्रिज्म का विक्षेपण इस तरीके से होता है, जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद प्रकाश का, वो 7 रंगों में, प्रिज्म के विक्षेपण 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें बैजानी, हपी, नाला हमारे 7 रंग होते हैं, ठीक है। बैजानी बोले तो बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है। हपी नाला हरा हो गया आपका, ठीक है, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपको बैजानी, हपी, नाला। लाल का रंग विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, रेड जो है सबसे कम होगा ये लास्ट में। ये बैगनी सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो ये तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो टेंडल प्रभाव इसके अंतर्गत आता है। धूल के कणों द्वारा प्रकाश का पथ दृश्यमान होना, ये यहाँ पे टेंडल प्रभाव का उदाहरण है। आकाश का नीला रंग और खतरे के संकेत का लाल होना, ये यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत आती हैं चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे केवल हमने टॉपिक्स देखे हैं, आपको उस पूरे क्वेश्चंस के लिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उनके लिए आपको पूरी महामैराथन देखनी होगी, पूरे क्वेश्चंस रेडी करने होंगे। सो आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको चैनल विजिट करना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।